इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 6 और अध्याय का नाम है हमारे आसपास की सामग्री। प्रश्न उत्तर आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, अपने रसोई घर में जाएं और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। उत्तर, इसमें यहाँ पर ये रसोई के विषय में पूछा गया है कि रसोई में सामान जो है किस तरह से व्यवस्थित किया गया है या खाद्य सामग्रियाँ जो है रसोई में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। इसके लिए आप अपने रसोई का उदाहरण ले सकते हैं और आपके माता पिता ने आपकी रसोई में जिस तरह से सामान को व्यवस्थित किया है आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। और यदि रसोई के सामान में व्यवस्थित करते समय कोई कमी दिखाई देती है तो उसका सुझाव भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर है उत्तर, रसोई घर में विभिन्न खाद्य सामग्रियों को निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ है। आटा एक स्टील की टंकी में रखा हुआ है। हमने हमारी रसोई का उदाहरण लिया है। जिस तरह से हमने रसोई के अंदर सामान को व्यवस्थित किया है हमने यहाँ उसको लिखा है। सभी मसाले डिब्बों में एक ही अलमारी में रखे हुए हैं। सभी दालें अलग अलग पारदर्शी डिब्बों में एक ही अलमारी में रखी हैं। फल सब्जियां दूध आदि रेफ्रिजरेटर में रखे हैं, या फल सब्जियां दूध आदि जो कहाँ रखे जाते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे जाते हैं। कांच के बर्तन अलग अलमारी में रखे हैं। चम्मच चाकू कांटे आदि खुले डिब्बे में रखे हैं ताकि वो दिखाई दें। इससे आगे है, खाना पकाने वाले तथा खाना खाने वाले बर्तन अलग अलग अलमारियों में रखे हैं। दालें मसाले चीनी आदि के लिए पारदर्शी डिब्बों का उपयोग किया गया है। इस तरह से रसोई घर में सभी खाद्य सामग्रियां समान और सही तरीके से व्यवस्थित हैं। इसे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें यहाँ पर है, स्तंभ 1 में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उनके गुणों से करें। यहाँ पर ये स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये शब्द हैं, इनको हमने अक्षर जो हैं इनको शब्द सही रूप से बनाना है। जैसे द्रव्य यहाँ पर बना जाता है द्रव्य, इसके बाद में घुलनशील, पारदर्शी और ये है द्युतिमय। इसके लिए हम स्तंभ 2 से पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं भी, जैसे स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। दूसरा है, यहाँ पर जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वो क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। तीसरा है, चमकदार सतह द्युतिमय, और जल में पूरी तरह से घुल जाता है तो घुलनशील। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो है हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कि जैसे कै भाग है, यहाँ पर ये द्रव्य इसके साथ में आता है, स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। घुलनशील, जल में पूरी तरह घुल जाता है। पारदर्शी, जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। द्युतिमय, चमकदार सतह। इस तरह से प्रश्न संख्या 3, दुकानें और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्राय पारदर्शी होते हैं। इसका कारण बताएं। इसके क्या कारण है? पारदर्शी पात्र में रखी सामग्री को हम आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए पात्र को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे इसमें दुकानों में, यहाँ पर दुकानों में और घरों में दोनों जगह पूछा है। तो दुकानों में पारदर्शी पात्रों में रखी गई सामग्री को ग्राहक को दिखाई देती है। ग्राहक उसको बाहर से देख सकता है कि क्या रखा है उसमें। पारदर्शी पात्रों में रखी सामग्री आकर्षक और सुंदर लगती है। जो पारदर्शी पात्र होते हैं उनमें जो सामग्री रखी होती है वो क्या होती है, आकर्षक होती है और सुंदर दिखाई देती है। यहाँ पर पात्र शब्द है यहाँ पर। इससे आगे है,
बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत, और गलत कथन को सही करके हमने यहाँ पर लिखना है। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, इसके अंदर ये दिखाया गया है, हमने बताना है बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है गलत, गलत कथन को सही करके लिखें। इसमें यहाँ पर है लकड़ी पारभासी है जबकि कांच है पारदर्शी है। इसके उत्तर हमने यहाँ पर दिए हैं इसको, तो इसका उत्तर क्या है, गलत है। क्या है भी गलत, लकड़ी अपारदर्शी है और जबकि कांच क्या है, पारदर्शी है। इसमें पूछा था भी लकड़ी पारभासी है और कांच क्या है, अपारदर्शी है। तो हमने ये बताना है गलत है या सही है। इसमें क्या आएगा, तो गलत आएगा। गलत को हम ठीक करके लिखते हैं, सही करके लिखते हैं लकड़ी अपारदर्शी है जबकि कांच क्या है, पारदर्शी है। ख भाग है एल्यूमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबर में नहीं, ये सही है। चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बरादा नहीं, ये भी क्या सही है। घ भाग है सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है, ये क्या गलत है। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है। प्रश्न संख्या 5, हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सियां बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं। कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती हैं। इसमें यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न है और इस तरह से इसमें दिया गया है। हम इसमें एक एक को लेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे, हल करेंगे उसको। आगे इसमें है क्या भाग है, कठोरता। कठोरता में है लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है। इसके लिए हम लोहा, सीमेंट या पत्थर लेंगे। क्या लेंगे, लोहा, सीमेंट या पत्थर लेंगे। ये सभी हमें यहाँ पर जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट, पत्थर है, तो इनमें से हम इसको छांटना है भी कौन से गुण के लिए या किस उपयोग के लिए किस चीज़ की कुर्सी जो बढ़िया रहेगी, किस सामग्री की कुर्सी अच्छी रहेगी। अगला है हल्का भार, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उठाने में आसान होता है। इसके लिए हम प्लास्टिक या बांस का प्रयोग करेंगे। सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती। इसके लिए क्या, लकड़ी और बांस। घ भाग है इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नहीं जैसी दिखाई देती है। इसमें यहाँ पर है नई जैसी दिखाई देती है, उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखाई देती है। पत्थर, लोहा और सीमेंट। प्रश्न संख्या 6, आपको खाद्य अपशिष्ट, टूटा हुआ कांच, रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता है। इन सभी प्रकार की अपशिष्टों के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे। आपको सामग्रियों के लिए किन गुणों के बारे में विचार करना चाहिए। तो इसमें है खाद्य अपशिष्ट है, इसके संग्रह के लिए हम प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करेंगे। खाद्य अपशिष्ट के संग्रह के लिए क्या करेंगे, प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करेंगे क्योंकि प्लास्टिक के पात्र साफ करने में आसान होते हैं तथा इनसे खाद्य अपशिष्ट का रिसाव भी नहीं होता। इसके बाद में आगे है टूटा हुआ कांच। इसके लिए धातु या लोहे के पात्रों का उपयोग करेंगे क्योंकि कांच जो है कठोर होता है, इसलिए लोहे के पात्रों का उपयोग किया जाता है ताकि वे कांच की द्वारा न टूटें। लोहे के पात्रों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि वो कांच के द्वारा न टूटें। रद्दी कागज, इसे हल्के और मजबूत प्लास्टिक के डिब्बे में एकत्रित किया जाता है क्योंकि रद्दी कागज क्या होता है, हल्का होता है। प्रश्न संख्या 7, हमारे चारों ओर वायु है लेकिन यह हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। वहीं यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु क्या चीज़ है, हमने बताना है यहाँ पर, और लकड़ी का दरवाजा क्या है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने हैं। यहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं, पहले पारदर्शी और अपारदर्शी है। ख भाग है पारभासी और पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, और क्या है, पारदर्शी और पारभासी। इनमें सबसे उपयुक्त है पहला, पारदर्शी और अपारदर्शी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु पारदर्शी है, यानी इसमें से हम आर पार देख सकते हैं, और लकड़ी का दरवाजा क्या है, अपारदर्शी है। और इस तरह से हमारा उत्तर यहाँ पर आता है पारदर्शी और अपारदर्शी। प्रश्न संख्या 8, इसमें यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है
कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियां हैं, कै और कै। जब आप सामग्री कै को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती। दूसरी ओर जब आप सामग्री कै को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल देती है। अब जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री कै पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री कै अपरिवर्तित रहती है। सामग्री कै और कै क्या हो सकती है? क्या आप पहचान सकते हैं कि सामग्री कै कठोर है या नरम? सामग्री कै क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें। इसमें उत्तर सामग्री कै यह साबुत नमक या सेंधा नमक हो सकता है। तो सामग्री कै में उसका भी सेंधा नमक हो सकता है या साबुत नमक भी हो सकता है, क्योंकि सेंधा नमक क्या होता है? चूने में कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलता और यह जल में पूरी तरह घुल जाता है। तो इसमें ये सामग्री क्या है? सामग्री क्या है? आगे यह रबड़ या रुई हो सकती है। सामग्री क्या क्या हो सकती है? रबड़ या रुई, क्योंकि जब इसे दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती है तथा जल में घुलनशील होती है। तो इसमें सामग्री क्या में हमने बताना है कि जो आसानी से दब जाती है, क्या है भी? आसानी से दब जाती है और पानी में नहीं घुलती, इस तरह से। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9, मैं कौन हूँ? दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। इसमें यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9, मैं कौन हूँ? दिए हुए या दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। जैसे हमने यहाँ पर दिया गया है मैं चमकदार हूँ, यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों में लिखना है। यहाँ पर मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, मैं कठोर जल में घुलनशील हूँ, आदि इस तरह से। इसमें आगे क्या है? आप स्वयं मैं एक कौन हूँ पहली बनाए। यहाँ पर इसमें मैं चमकदार हूँ, क्या है? मैं चमकदार हूँ। हमने क्या है? चमकदार वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जैसे धातुएं चमकदार होती हैं, सोना चांदी आदि। मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, स्पंज या रुई। जो स्पंज है या रुई है इसको हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। इसके बाद मैं कठोर और जल में घुलनशील हूँ, सेंधा नमक या गुड़। काला नमक भी कह सकते हैं इसको या मोटा नमक भी कह सकते हैं। ये जो है जल में घुलनशील होते हैं। प्रश्न संख्या 4, मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इसमें हमने अपारदर्शक वस्तुओं के नाम लिखने हैं, लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। मुझ में द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते। वो क्या चीज़ है? वायु। क्या चीज़ है भाई? वायु। वायु को हम महसूस कर सकते हैं, वायु को आप देख नहीं सकते। भाग क्या है? आप स्वयं एक मैं कौन हूँ पहली बनाए। हमने इस पर एक पहली बनानी है। इसमें है भी मैं दबाने से दब जाती हूँ और छोड़ने पर फिर से वैसी ही हो जाती हूँ। तो इसमें पहली है, हमने इस चीज़ का नाम बताना है। भाई दबाने से तो दब जाती है और फिर जब हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर वैसी हो जाती है। तो बताओ मेरा नाम क्या है? इसमें क्या है? रुई या स्पंज। रबड़ भी कह सकते हैं। तो रुई और स्पंज है। जैसे रुई है, रुई को हम दबाएंगे तो दब जाती है, जब उसको छोड़ देंगे तो फिर दोबारा वैसे पहले वाली परिस्थिति में या स्थिति में आ जाती हैं। प्रश्न संख्या 10, आपको अग्रलिखित सामग्रियां दी गई हैं, सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों के कोई ऐसे दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो, और कोई दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में अघुलनशील हो। अब इसमें हमने यहाँ पर घुलनशील और अघुलनशील सामग्रियों के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले एक सामग्री दूसरे में जो है घुलनशील है, दूसरे में समझ आए। यहाँ पर एक सामग्री दूसरे में जो है घुलनशील है। तो यहाँ पर सिरका और जल यहाँ से लेना हमने। यहाँ पर जैसे ये दिया गया, यहाँ पर सिरका और जल के साथ में घुलनशील है, शहद जल के साथ में घुलनशील है, और ग्लूकोज जो है जल के साथ में घुलनशील है। इस तरह से हम इसके जोड़े लिख देंगे, सिरका और जल, शहद और जल, ग्लूकोज और जल। इसमें एक सामग्री दूसरे में अघुलनशील है। तो इसके लिए क्या है अभी? यहाँ पर है जैसे सरसों का तेल है और जल है, ये दोनों अघुलनशील हैं, और गेहूं का आटा है और जल है, ये क्या है? अघुलनशील है। यहाँ पर आ जाते हैं सरसों का तेल और जल, गेहूं का आटा और
जल। इस तरह से हमने इसके जोड़े बनाए हैं। इस तरह से हमारे इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगली वीडियो आपको मिलती रहे।